हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद एनके चैनल में। आज हम यहाँ पर हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब कभी हम हिंदी लिखते हैं उनमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे विराम चिन्ह होते हैं, वो उनसे उस लाइन का या उस पद्यांश और गद्यांश का भाव बनता है। बिना विराम चिन्ह के हिंदी में शुद्ध रूप से लिखा नहीं जा सकता। कहाँ पर रुकना है या ये वाक्य का क्या भाव है, ऐसा पता नहीं चल पाता है। तो विराम चिन्हों के द्वारा ही हिंदी को सुदृढ़ किया जाता है और वो बहुत सुंदर बन जाती है। तो आइए हम लोग आज देखेंगे हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह, कौन से चिन्ह कहाँ पर लगाए जाते हैं और उन चिन्हों का क्या मतलब होता है। इसके बारे में आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह और उनके चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, उनके क्या उदाहरण हैं, कैसे लगाएंगे, कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। लगभग 13 नाम हैं चिन्ह, प्रमुख विराम चिन्हों के, और उनके चिन्ह भी बनाए हैं हमने। देखिए, सबसे पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक बढ़िया की मात्रा, एक डंडा जैसा खींच दिया जाता है वाक्य के आखिरी में। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूर्णतः विराम, बात पूरी खत्म। अर्थात जब कोई बात पूर्ण हो जाती है उसके बाद में लगाया जाता है पूर्ण विराम। जैसे उत्कर्ष बाजार जाता है, और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुका जाता है और बात पूरी खत्म हो जाती है, वो वाक्य पूरा हो जाता है, तब लगाया जाता है पूर्ण विराम। अर्थात वो वाक्य अपने में पूर्ण है और आखिरी में लगाया एक डंडे जैसा निशान, और इसको कहते हैं पूर्ण विराम। और इसके बाद अगला वाक्य शुरू होगा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और तब अगला वाक्य बोलना या लिखना शुरू करेंगे, तो इसको कहते हैं पूर्ण विराम। अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब है आधा विराम, मतलब पूर्ण विराम से थोड़ा कम। पूर्ण विराम में पूर्ण बात हो जाती है और थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुका जाता है, लेकिन अर्ध विराम में बात अभी अधूरी है और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुका जाता है, बोलते समय रुका जाता है। जैसे तेजस्वी बाजार से आई, नहाया और खेलने गई। यहाँ पर देखिए अल्प विराम कामा के ऊपर एक बूंदी जैसी लगाई जाती है। अर्ध विराम कामा के ऊपर एक बूंदी लगाई जाती है, वो अर्ध विराम कहलाते हैं। अर्थात आधा विराम लेना है, बात अभी पूरी नहीं हुई है, उसमें और भी आगे चीज़ लिखनी है, तब जाके वाक्य पूरा होगा, वो कहलाता है अर्ध विराम। जैसे तेजस्वी बाजार से आई, नहाया और खेलने गई, यहाँ पर थोड़ा सा रुका जाएगा। पूर्ण विराम से थोड़ा कम, पूर्ण विराम में ज़्यादा देर रुका जाता है, बात खत्म हो जाती है, एक ही वाक्य होता है। इसमें कई वाक्य होते हैं तो अर्ध विराम लगा करके उन वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है और पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा रुका जाता है। अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब बहुत कम विराम, बहुत कम रुकना, मतलब पूर्ण विराम अर्ध विराम से भी कम। कामा की तरह लगाते हैं, अंग्रेजी में कामा बोला जाता है। देखिए, हाँ मैं लखनऊ जाऊंगा, हाँ मैं लखनऊ जाऊंगा। इसमें यहाँ पर देखिए हाँ के बाद ये लगा है अल्प विराम। हाँ के बाद थोड़ा सा, हाँ मैं लखनऊ जाऊंगा, हाँ के बाद थोड़ा सा रुका जाएगा, अल्प मात्रा में रुका जाएगा, फिर बोला जाएगा मैं लखनऊ जाऊंगा। यहाँ पर लगा है अल्प विराम। पूर्ण विराम में बात पूर्ण हो जाती है, अर्ध विराम में बात अधूरी रहती है, थोड़ा पूर्ण विराम से कम रुका जाता है, और अल्प विराम में बहुत कम रुका जाता है। जैसे हाँ मैं लखनऊ जाऊंगा, हाँ के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। या और भी कह सकते हैं, जैसे हाँ मैं खेलने जाऊंगा, तो हाँ के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। जैसा कि नाम से ही पता है, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला, जिसमें जहाँ कहाँ कैसे क्यों शब्द आ जाएं वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वर्तिका क्या पढ़ रही है, यहाँ पर क्या आ गया, बात को प्रश्न में पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए आखिरी में एक हंसिया के जैसा चिन्ह, एक बूंदी लगाई जाती है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको लगाने से ये पता चलता है कि ये प्रश्न कोई पूछा गया है।
मतलब वाक्य में आखिरी में जो लगा है उसके हिसाब से ये प्रश्न बन गया, ये कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। वर्तिका क्या पढ़ रही है, दर्शिका कहाँ जा रही है, तुम क्या खा रहे हो, ये सब प्रश्न जो होते हैं उनके आगे लगाया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिससे पता चलता है ये प्रश्न है। अगला विराम चिन्ह है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक का जिसमें मतलब हमको विस्मय उत्पन्न हो, जैसे कोई प्रकार का भाव, क्रोध और प्रसन्नता, ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार के भावों को उत्पन्न करना हो, उसमें लगाते हैं विस्मयवाचक चिन्ह। अरे तुम पढ़ चुके, अरे तुम पढ़ चुके, ये देखिए यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह लगा हुआ है। या हे प्रभु, हे प्रभु, यहाँ पर लगाएंगे चिन्ह, हे प्रभु दया करो। प्रेम, द्वेष, कृपा, इस चीज़ों का जिसमें भावों का प्रदर्शन किया जाए उसमें विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है निर्देशक। जैसे किसी चीज़ को निर्देशित करना हो वहाँ पर लगाया जाता है निर्देशक चिन्ह। जैसे सक्षम, तुम कहाँ जा रहे हो, सक्षम को संबोधित किया गया है, निर्देशित किया गया है। या कहीं पर कोई कवि की कोई रचना लिखने के बाद उसका नाम लिखा जाए, जैसे गोदान, आगे प्रेमचंद। गोदान और निर्देशक लागे चिन्ह लगा दिया, प्रेमचंद ने लिखा इसको। तो किसी चीज़ को निर्देशित करने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है उद्धरण। उद्धरण जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा, अंग्रेजी में 2 कामा इधर से 2 इधर ऊपर लगाए जाते हैं वाक्य के। अध्यापक ने कहा सदैव प्रसन्न रहो। जब किसी वाक्य को जैसे का तैसा ही लिखना हो, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है एकदम सेम वैसा ही, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, तो ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह के द्वारा वही बात उसी प्रकार लिख दी जाती है जैसा कही गई है या बोली गई है, या जैसा उसको दिखाना ही कि ये चीज़ वैसी ही रहेगी। बाकी तो बदल सकते हैं, लेकिन ये इतना जिसमें ये उद्धरण चिन्ह लगे हैं इसके बीच वाली सेम यही है, वहाँ लगता है उद्धरण चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है योजक। जब जो समान अर्थ वाले या विपरीत अर्थ वालों को आपस में लिखा जाता है तो वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सुख दुख, जीवन मरण, दिन रात, पास पास, समान अर्थ वाले या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को एक साथ लिखा जाता है तो वहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। पास पास जैसे लिख सकते हैं, पास पास, पास पास, जीवन मरण, सुख दुख, इनके बीच में लगाया जाता है योजक चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण, जैसे कोई बड़ी चीज़ को हमको विस्तृत रूप से लिखना है, विवरण देना है, तो उसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि निम्नलिखित चीज़ों को 250 शब्दों में लिखिए, तो ये विवरण चिन्ह के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। 2 बिंदियाँ 1 डैश बना करके विवरण चिन्ह बनाया जाता है, तो उस चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से लिखा जाता है नीचे, वो होता है विवरण चिन्ह। कोष्ठक। कोष्ठकों का प्रयोग हिंदी में विकल्प लिखने में, जैसे कोई विकल्प लिखने का आ गया का, ऐसे कोष्ठक लगा दिया, खा, या कोई गिनती का नामांकन करना है तो वो कोष्ठकों में लिखा जाता है। क्रमांकों या विकल्पी प्रश्नों में इन कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। या कोई भी नामांकन करना है 1 2 3 4, उसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। या विकल्प का खा गा, तो उसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, का खा गा को, तो इनको कोष्ठक बोलते हैं, कोष्ठकों में बंद किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है लाघव। लाघव विराम चिन्ह एक छोटा सा, ये देखिए 0 जैसा होता है, और ये किसी विस्तृत रूप को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी विस्तृत का संक्षिप्त करना हो तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, या MA BA, या कृपया प्रत्र उल्टिए उलटिए, क्र प उ
कृपया पत्र उल्टिए। तो ये जो बूंदियाँ लगी हैं ये शॉर्टकट कर दिया गया, इनको संक्षिप्त कर दिया गया। जैसे डॉक्टर, पूरा डॉक्टर न लिख करके डा बना के ये लाघव चिन्ह लगा दिया जाएगा तो वो संक्षिप्त रूप हो जाएगा। किसी विस्तृत शब्द का संक्षिप्त में लिखना लाघव चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। जैसे MA लिखा जाता है, BA लिखा जाता है, B.Ed लिखा जाता है, या कृपया प्रश्न उल्टिए या पत्र उल्टिए तो कृपया यूँ लिख देते हैं, उसमें लाघव चिन्ह लगाया जाता है। अगला विराम चिन्ह है हंसपाद। हंसपाद मतलब हंस के पैर के जैसा चिन्ह है, हंसपाद चिन्ह। ऐसा चिन्ह वहाँ पर लगाया जाता है जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिखते चले गए, बाद में पता चला कहीं पर कोई चीज़ छूट गई है तो वहाँ पर हम हंसपाद का चिन्ह लगा करके ऐसे, और वो चीज़ वहाँ पर लिख दी जाएगी जो चीज़ छूट गई है। हंसपाद चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई शब्द छूट गया है या कोई वाक्य छूट गया है और हमने काफ़ी चीज़ लिख दी है तो यहाँ पर लिखना है तो हंसपाद का चिन्ह यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर वो चीज़ मानी जाएगी कि ये यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ हंसपाद चिन्ह लगा दिया जाएगा और वो चीज़ वहाँ लिख दी जाएगी। अगला विराम चिन्ह है समतामूलक। समतामूलक मतलब समान अर्थ बताने, मतलब जैसे किसी शब्द का अर्थ लिखना हो, जैसे ललित, ललित माने सुंदर, तो बीच में समतामूलक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे निशीथ, निशीथ माने होता है रात्रि का द्वितीय पहर, तो बीच में ये समतामूलक चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन विराम चिन्हों के द्वारा हम जब हिंदी लेखन करते हैं तो उसमें अपने भावों को पूर्णतया स्पष्ट कर पाते हैं। उस वाक्य में या उस पैराग्राफ में या उस पद में, उस गीत में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है वो विराम चिन्हों के द्वारा ही प्रदर्शित हो पाएगा। और अगर आप विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे, ये इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो बात में जो भाव है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कम रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, या बात में क्या प्रश्न है या क्या संबोधन हो रहा है, इस चीज़ का पता नहीं चल पाएगा और उस पैराग्राफ का, उस पद का, उस गद्यांश का पूरा भाव ही बदल जाएगा और वो अशुद्ध हिंदी मानी जाएगी। इसलिए विराम चिन्हों का उचित प्रयोग आना जरूरी है। विराम चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है और कहाँ पर उनका कैसा उच्चारण होने पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाएगा, इसका आप लोगों को पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, उनका क्या मतलब होता है और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हमने गहनता से अध्ययन किया। तो इस क्लास में शेष इतना ही। बाकी अन्य कक्षाओं में भी आपको भांति भांति से चीज़ें बताई जाएंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।